डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 86। जब तक तुम समझते हो तब तक ठीक है। शोजे, जीवन और कार्य दोनों में तुम्हारे पास एक दृष्टि और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। तुम अपने सामने मौजूद सभी चीज़ों तक सीमित नहीं रह सकते। क्या तुम समझ रहे हो? म्यूएन ने एक बार फिर यान शोजे को सलाह दी। आखिरकार यान शोजे उनके शिष्य थे और भले ही म्यूएन को उनसे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं, फिर भी उन्हें लगा कि जो कहना ज़रूरी है वह कह देना चाहिए। चिंता मत करें शिक्षक, मैं समझ गया हूँ, यान शोजे ने उत्तर दिया। लेक्सियुंग कैसी है? म्यूएन ने लापरवाही से पूछा। वर्तमान में यांग लेक्सियुंग श्रेक अकेडमी की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली और सबसे उत्कृष्ट छात्रा है और म्यूएन को उससे बहुत उम्मीदें हैं। लेक्सियुंग का कल्टीवेशन सुचारू रूप से चल रहा है। उसने पहले ही एक स्पिरिट डोलो के रूप में लेवल 85 हासिल कर लिया है। इस दर से उसके पास 30 साल की उम्र से पहले टाइटल डोलो बनने का अच्छा मौका है, यान शोजे ने मुस्कुराहट के साथ कहा। जब यांग लेक्सियुंग जैसे असाधारण छात्र की बात आती थी तो वे गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। मेरी राय में यांग लेक्सियुंग का भविष्य असीमित है, उन्होंने आगे कहा। लेक्सियुंग एक अच्छी बच्ची है, शांत, स्थिर और बड़े परिदृश्य की समझ रखने वाली। वह एक शक्ति का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त है। मुझे आशा है कि मेरी ये पुरानी हड्डियां कुछ और वर्षों तक टिकी रहेंगी ताकि मैं लेक्सियुंग को बढ़ते हुए देख सकूं। म्यूएन ने आह भरी। शिक्षक, आपका स्वास्थ्य अभी भी मजबूत है। आप आसानी से 100 साल और जी सकते हैं। आप श्रेक अकेडमी की रक्षा करना जारी रखेंगे, यान शोजे ने मुस्कुराते हुए कहा। म्यूएन हंसे और अपना सिर हिलाया। मेरी ये पुरानी हड्डियां हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह हैं। मैं 10 साल और जी पाऊंगा या नहीं यह अनिश्चित है, 100 साल तो दूर की बात है। लेकिन अगर मैं गुजर भी गया तो मैं अकादमी की रक्षा दूसरे तरीके से करूंगा। श्रेक की विरासत जो 10,000 वर्षों से चली आ रही है उसे थोड़ा भी हिलाया नहीं जा सकता। शिक्षक, यान शोजे चिल्लाए। बस शोजे, तुम खुद लगभग 100 साल के हो चुके हो और अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। हर कोई अंततः मर जाता है, कोई भी अपवाद नहीं है। केवल देवता ही अनंत काल तक जीवित रहते हैं। जब तक तुम अकादमी को अच्छी तरह से चलाते हो मैं शांति से आराम कर सकता हूँ, म्यूएन ने शांति से कहा। साथ ही लेक्सियुंग पर अधिक ध्यान दो। एक बार जब वह लेवल 90 पर पहुंच जाए तो उसे एक मजबूत सोल रिंग का शिकार करने में मदद करना। इस तरह जब वह टाइटल डोलो बनेगी तो वह एक शक्तिशाली योद्धा होगी, म्यूएन ने धीरे से कहा। शिक्षक, चिंता न करें। जब लेक्सियुंग लेवल 90 पर पहुंचेगी तो हम 1,00,000 वर्षीय सोल बीस्ट का शिकार करने में उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यान शोजे ने उन्हें आश्वासन दिया। वह पर्याप्त नहीं है। म्यूएन ने अपना सिर हिलाया, उनकी धुंधली आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। एक सामान्य 1,00,000 वर्षीय सोल रिंग केवल सीमित लाभ प्रदान करती है। मुझे आशा है कि तुम लेक्सियुंग को उसकी सोल रिंग के लिए 2,00,000 वर्षों से अधिक के फियर्स बीस्ट भयंकर जीव को खोजने में मदद कर सकते हो। इस तरह जब वह टाइटल डोलो बनेगी तो उसके पास शुरू से ही एक सुपर डोलो की शक्ति होगी। एक फियर्स बीस्ट। यान शोजे चौंक गए, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि म्यूएन की महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची होंगी। महाद्वीप पर 2,00,000 साल से अधिक पुराने फियर्स बीस्ट्स बहुत कम हैं। उनमें से अधिकांश स्टारडाउ फॉरेस्ट में रहते हैं। यदि हम चुपके से किसी का शिकार करते हैं तो हमें स्टारडाउ फॉरेस्ट के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। श्रेक अकेडमी अभी उस तरह का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाद्वीप पर भले ही कम हो लेकिन महासागर अनगिनत समुद्री सोल बीस्ट से भरा है, जिनमें से कई 2,00,000 साल से अधिक पुराने हैं, म्यूएन ने हल्के से कहा। यान शोजे तुरंत निहितार्थ समझ गए, उन्हें महासागर से एक फियर्स बीस्ट का शिकार करना होगा। महासागर में कई दुष्ट समुद्री सोल बीस्ट्स हैं, जिनमें से कुछ फियर्स बीस्ट के स्तर तक पहुंच गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सी गॉड पूर्वज इसके लिए हमें दोष देंगे, म्यूएन ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर यान शोजे की आंखें चमक उठीं। सी गॉड समुद्रों की रक्षा करते थे और वंशज होने के नाते उन्हें समुद्री सोल बीस्ट्स का शिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन समुद्री सोल बीस्ट्स के बीच वास्तव में कई दुष्ट जीव थे। उनका शिकार करना एक नेक काम होगा, दुनिया के लिए एक सेवा। रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ तक कि सी गॉड ने भी एक बार ईवल स्पिरिट ऑकर और डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग जैसे दुष्ट जीवों का शिकार किया था। विशेष रूप से डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसा फियर्स बीस्ट था जो लगभग 10,00,000 साल तक पहुंच गया था। फिर भी अंत में वह सी गॉड के हाथों मारा गया। यदि वे सी गॉड के उदाहरण का अनुसरण करते हैं और इन दुष्ट समुद्री सोल बीस्ट्स का शिकार करते हैं तो वे एक महान अभिशाप को समाप्त करके समुद्र की मदद कर रहे होंगे। सी गॉड को अगर पता चला तो वे संभवतः प्रसन्न होंगे। यान शोजे ने इस बारे में जितना सोचा उतना ही ये तर्कसंगत लगा। वे केवल सोल बीस्ट्स का शिकार नहीं कर रहे होंगे, वे न्याय कर रहे होंगे और धर्म की रक्षा कर रहे होंगे। शिक्षक बुद्धिमान हैं। जब समय आएगा तो हम कुछ दुष्ट समुद्री सोल बीस्ट्स को खत्म करने के लिए महासागर की ओर बढ़ सकते हैं, यान शोजे ने प्रशंसा के साथ कहा।
उनके शिक्षक के पास वास्तव में महान दूरदर्शिता थी। जब समय आता तो वे श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ सदस्यों को लामबंद कर सकते थे। निश्चित रूप से वे 2 लाख साल से अधिक पुराने फियर्स बीस्ट का शिकार कर सकते थे। यान शोजे पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे। फियर्स बीस्ट स्तर की सोल रिंग के साथ ज़ैंग लेक्सियुंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। और न केवल ज़ैंग लेक्सियुंग, उनकी शिष्या मा शाओटाओ भी इससे लाभान्वित हो सकती थी। वहाँ बहुत सारे दुष्ट समुद्री सोल बीस्ट्स थे, इसलिए वे मा शाओटाओ को उसकी 9वीं सोल रिंग के लिए भी एक फियर्स बीस्ट खोजने में मदद कर सकते थे। तब तक मा शाओटाओ निश्चित रूप से एक टॉप टियर पावरहाउस बन जाएगी। ज़ैंग लेक्सियुंग और मा शाओटाओ दोनों के साथ श्रेक अकेडमी के पास ताकत के 2 मजबूत स्तंभ होंगे। यान शोजे जितना अधिक सोचते उतना ही उत्साहित होते गए। श्रेक अकेडमी का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था। यान शोजे के उत्सुक चेहरे को देखकर म्यूएन धीरे से मुस्कुराए। जैसा कि उनके शिष्य से उम्मीद थी, यान शोजे मूर्ख नहीं थे। जब महत्वपूर्ण मामलों की बात आती थी तो उनके पास स्पष्ट समझ होती थी। ठीक है, बहुत उत्साहित मत हो। लेक्सियुंग को लेवल 90 तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। मुख्य बात अब हर कदम सावधानी से उठाना है। शानजी को हुआ नुकसान अभी भी श्रेक अकेडमी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। कई शक्तिशाली गुट हम पर नजर गड़ाए हुए हैं और हम अशांत समय का सामना कर रहे हैं। हम लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते, म्यूएन ने धीरे से कहा। चिंता न करें शिक्षक, हम एकजुट होंगे और श्रेक अकेडमी को इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेंगे, यान शोजे ने दृढ़ता से कहा। म्यूएन के पुराने मुरझाए हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जो यान शोजे के संकल्प को स्वीकार कर रही थी। अच्छा, विनम्र और सतर्क रहो, अब तुम जा सकते हो। हमने जिस बारे में चर्चा की उस पर काम शुरू करो। और शानजी को मुझसे मिलने के लिए भेजो। वह हमेशा के लिए निराशा में डूबा नहीं रह सकता, म्यूएन ने यान शोजे को जाने का इशारा करते हुए कहा। जी शिक्षक, यान शोजे ने झुककर प्रणाम किया और चले गए। उन्होंने पहले शानजी को बुलाने के लिए भेजा और फिर अकादमी के आंतरिक मामलों में लग गए। अगले दिन उन्होंने मा शाओटाओ को लिया और श्रेक अकेडमी से निकलकर उत्तर की ओर हेवन डाओ एम्पायर की ओर चल दिए। रेडियंट सिटी, सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी। एक और स्कूल वर्ष की शुरुआत थी और नामांकन संख्या पहले से कहीं अधिक थी। 1000 से अधिक नए प्रथम वर्ष के छात्र। इतने सारे आने वाले छात्रों के साथ प्रथम वर्ष के छात्रावास डॉर्मेट्रीज तंग महसूस होने लगे थे। प्रथम वर्ष के हॉस्टल में बाहरी लोगों आउटलायर्स के रूप में सू यू और वैंग डोंगर, जिन्होंने आगे बढ़ने के बावजूद कमरे नहीं बदले थे, आखिरकार नए छात्रों के लिए अपना कमरा छोड़ दिया और तीसरे वर्ष के छात्रावास में चले गए। वैंग डोंगर के आग्रह पर उन्हें अभी भी एक ही कमरे में रखा गया। वैंग डोंगर की किसी और के साथ कमरा साझा करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह केवल सू यू को अपना मानती थी। हालांकि सू यू अपग्रेड परीक्षा पास करने के बाद 5वें वर्ष के छात्रावास में जा सकता था, लेकिन वैंग डोंगर का दयनीय चेहरा देखकर वह उसे पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके अलावा वैंग डोंगर के साथ रहने के फायदे भी थे। सू यू को कभी सफाई की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसकी एक आवाज़ पर वैंग डोंगर सब संभाल लेती थी। जब आपके पास एक मुफ्त मेड नौकरानी हो तो खुद क्यों करना। जहां तक इसकी बात है कि सू यू, जो 5वें वर्ष का छात्र था, अभी भी तीसरे वर्ष के छात्रावास में कैसे रह सकता था। खैर, सू यू के पास अपने विशेषाधिकार थे। वह इतिहास का सबसे युवा लेवल 4 सोल इंजीनियर था और लेवल 4 तक पहुंचने वाला सबसे तेज छात्र। दोनों रिकॉर्ड उसी के नाम थे। अकादमी उसे सिर आंखों पर बैठाना चाहती थी, इसलिए उसे अपना छात्रावास चुनने देना एक मामूली बात थी। उनका हॉस्टल कमरा 308 प्रथम वर्ष के कमरों से बहुत अलग नहीं था। एक बाथरूम के साथ 2 लोगों का कमरा, इसलिए दोनों ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। सू यू कहीं भी रह सकता था और वैंग डोंगर तब तक खुश थी जब तक सू यू वहां था। दोनों में से किसी को भी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। एकमात्र अंतर यह था कि वैंग डोंगर कभी कभी रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग विभाग के कुछ सहपाठियों से टकरा जाती थी। हालांकि वह उनके साथ बहुत अच्छी तरह से घुलती मिलती नहीं थी, संभवतः इसलिए क्योंकि वह बहुत हैंडसम सुंदर थी। सामान्य तौर पर वह सू यू के पास रहकर किसी का ध्यान नहीं खींचती थी, लेकिन जब भी वह अकेली दिखाई देती तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। वैंग डोंगर की कक्षा की कुछ लड़कियों के मन में उसके लिए भावनाएं भी हो सकती थीं। इतनी प्रतिस्पर्धा और कम विकल्पों के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लड़के उसके प्रति बहुत दोस्ताना नहीं थे। कमरा नंबर 308 में वैंग डोंगर स्कूल यूनिफॉर्म में दर्पण के सामने खड़ी होकर अपना रूप संवार रही थी। क्लास का पहला दिन था और वैंग डोंगर अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती थी। वह जहां भी जाती उसका लुक बेदाग होना चाहिए था। दूसरी ओर सू यू को अपने लुक्स की बहुत कम चिंता थी। बेपरवाह और आलसी, वह कभी अपने रूप रंग को लेकर परेशान नहीं होता था। फिर भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता का मतलब था कि बिखरे हुए बालों के साथ भी वह एक तरह का बेतरतीब आकर्षण बिखेरता था।
करीने से कपड़े पहने और बिना एक शब्द बोले वह एक ठंडी अलग सुंदरता बिखेरता था जिससे पूरे कैंपस में वैंग डोंगर से भी ज्यादा ध्यान उसकी ओर जाता था। आखिरकार, क्या आप सफ़ेद बालों वाले पुरुष के महत्व को समझते भी हैं? सुयू, मैं कैसी लग रही हूँ? हैंडसम। वैंग डोंगर ने सुयू की राय मानते हुए अपने बालों को संवारा। सुयू ने अपनी आंखें घुमाईं और बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हैंडसम, हैंडसम, बहुत हैंडसम। तुमने तो देखा भी नहीं, तुम बस मुझे टाल रहे हो। वैंग डोंगर ने थोड़ा निराश महसूस करते हुए अपना मुंह बनाया। अपने बालों के साथ थोड़ा और छेड़छाड़ करने के बाद उसने हार मान ली और सुयू के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधों पर हाथ रख दिए। तुम हमेशा सोल टूल्स के बारे में क्यों पढ़ते रहते हो? क्या तुम्हें यह उबाऊ नहीं लगता? वैंग डोंगर करीब आई, जिससे एक ताज़ा धूप जैसी सुगंध आ रही थी। पन्ना पलटते हुए सुयू ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह आलसी हूँ? जब तुम जवान हो तब कड़ी मेहनत करो, वरना बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। समझी? उसने एक उंगली उठाई और वैंग डोंगर के माथे पर मारी टैप, जिसे वैंग डोंगर ने आसानी से चकमा दे दिया। किसने कहा मैं आलसी हूँ? मैं बहुत तेज़ी से सीख रही हूँ। शिक्षक सभी मेरी तारीफ करते हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ। बस इंतज़ार करो, मैं कुछ ही समय में चौथे वर्ष में पहुँच जाऊंगी। वैंग डोंगर ने गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हुए जवाब दिया। सुयू थोड़ा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। 50,000 वर्षीय गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग की सोल बोन को सोखने के बाद वैंग डोंगर की ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। सोल बोन उसके साथ असाधारण रूप से संगत कंपैटिबल लग रही थी, जिससे वैंग डोंगर 3 स्तर आगे बढ़कर लेवल 34 सोल एल्डर तक पहुंच गई। सुयू भी इससे हैरान था क्योंकि उसने अधिक से अधिक केवल 2 स्तरीय उन्नति की उम्मीद की थी। आखिरकार, सोल बोन का प्राथमिक कार्य सोल पावर बढ़ाना नहीं था। वैंग डोंगर की 3 स्तरों की उन्नति ने दिखाया कि वह इसके साथ कितनी संगत थी। सुयू वैंग डोंगर की किस्मत से थोड़ा ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके अल्टीमेट मार्शल सोल ने उसके लिए चीज़ों को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया था। उसी सोल बोन के साथ सुयू की उच्च सोल पावर गुणवत्ता के कारण उसे एक स्तर प्राप्त करने के लिए भी भाग्यशाली होना पड़ता। अन्यथा उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सोल बोन्स की तलाश की होती। लेकिन एक अल्टीमेट मार्शल सोल के साथ शॉर्टकट केवल ख्याली पुलाव थे जब तक कि वह चीटिंग करने का कोई तरीका न खोज ले। फिर भी उच्च सोल पावर गुणवत्ता के अपने लाभ थे जो उसे युद्ध में अधिक मजबूत बनाते थे, उसकी नींव को अधिक स्थिर करते थे और उसके शरीर को अधिक पोषण प्रदान करते थे। सब कुछ मिलाकर वैंग डोंगर की वर्तमान ताकत प्रभावशाली थी, मूल समय रेखा टाइमलाइन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत। लेवल 34 पर एक सोल बोन से लेस वैंग डोंगर सोल एल्डर्स के बीच लगभग बेजोड़ थी। उसका पिछला दावा कि वह जल्द ही चौथे वर्ष में पहुंच जाएगी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वैंग डोंगर अपनी बात साबित कर सकती थी और संभवतः आसानी से 3rd ग्रेड सोल टूल का उपयोग कर सकती थी। चौथे वर्ष में पहुंचना बस समय की बात थी। अरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या इसलिए कि मेरी प्रगति सब कुछ कह देती है और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? वैंग डोंगर ने दबाव डालना जारी रखा, बढ़त बनाए रखने के लिए उत्सुक सुयू के साथ यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी। सुयू धीरे से मुस्कुराया और लापरवाही से जवाब दिया, जब तुम 5वें वर्ष में पहुंच जाओ तब मुझसे बात करना। तुम्हारे चौथे वर्ष की डींगे मारने लायक कुछ नहीं है। मैं 8 महीने में पहले वर्ष से 5वें वर्ष तक पहुंच गया था। क्या मैंने एक शब्द भी कहा? सुयू ने वैंग डोंगर की ओर देखा, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, उसकी निगाहें थोड़ी अहंकारी थीं, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो। कितना कष्टप्रद! वैंग डोंगर अवाक रह गई, उसका पिछला गर्व बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुयू के बेतुके रिकॉर्ड की तुलना में उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। क्या राक्षस है! हा, वैंग डांग, मेरे छोटे भाई, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? या क्या तुम बिना मुस्कुराना सीखे ही पैदा हुए थे? सुयू धीरे से हंसा। वैंग डोंगर की मुस्कान गायब नहीं हुई थी, वह बस सुयू की तरफ ट्रांसफर हो गई थी। डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 87। मेहनत जारी रखो नन्ही वैंग डांग। सुयू ने वैंग डोंगर के गाल खींचे और खड़ा हो गया। बाहर आसमान की ओर देखते हुए सुयू ने अंदाज़ा लगाया कि क्लास का समय हो रहा है। नए स्कूल वर्ष के पहले दिन देरी करना कभी भी अच्छा नहीं होता। सुयू को जो विशेष सुविधाएं स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी उन्हें वह अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता था। शिक्षकों का सम्मान करना जरूरी था। उसने अपनी मेज पर रखी किताबों को व्यवस्थित किया, उन्हें अपने सोल टूल में रखा और आराम से अंगड़ाई ली। वैंग डोंगर अभी भी मुंह फुलाकर सुयू को घूर रही थी। सुयू हंसा, हाथ बढ़ाया और वैंग डोंगर के ताज़ा संवारे हुए बालों को बिखेर दिया। 2 बार उन्हें बिगाड़ने के बाद सुयू ने कहा, बड़ा भाई अब क्लास में जा रहा है, छोटी वैंग डांग। क्या तुम तैयार नहीं हो रही? वैंग डोंगर ने सुयू का हाथ झटक दिया। मैंने अभी अपने बाल ठीक किए थे और तुमने फिर से बिगाड़ दिए। उसने एक पीड़ित अग्रीव भाव के साथ सुयू की ओर देखा।
सुयू जोर से हंसा और बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे। देर हो रही है। इस बार वैंग डोंगर ने बहस नहीं की। अपने बाल फिर से ठीक करने के बाद उसने अपना सामान अपने सोल टूल में पैक किया और सुयू के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अकादमिक क्षेत्र परिसर का एक केंद्रित हिस्सा था, जहां तीसरे और पांचवें वर्ष की इमारतें ज्यादा दूर नहीं थीं। सुयू और वैंग डोंगर का ज्यादातर रास्ता एक ही था। अपने हाथ पीछे बांधकर चलते हुए सुयू के लंबे सफेद बाल उसके कंधों पर बिखरे थे, जो उसे एक ठंडा और अलग अलूफ आभा दे रहे थे, जबकि वैंग डोंगर अपने छोटे गुलाबी और नीले बालों के साथ युवा और ऊर्जा से भरपूर लग रही थी। साथ चलते हुए वे अक्सर कई छात्राओं का ध्यान खींचते थे। अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही वे अलग हो गए। वैंग डोंगर तीसरे वर्ष की इमारत की ओर और सुयू पांचवें वर्ष की ओर बढ़ गया। पांचवां वर्ष, क्लास 4। ये सुयू की क्लास थी। इसे पहले वर्ष में ही आवंटित किया गया था और यह पांचवें वर्ष की प्रमुख कक्षाओं में से एक थी। सुयू को महीनों पहले इसमें शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के कारण इसमें अब तक देरी हुई थी। ये पहली बार था जब वह पांचवें वर्ष की क्लास में शामिल हो रहा था। क्लासरूम मिलने के बाद सुयू ने अंदर कदम रखा। पांचवें वर्ष में ज्यादा छात्र नहीं थे, क्लास 4 में 20 से भी कम छात्र थे। छोटी क्लास का कारण छात्रों की कम संख्या और यह भी था कि पांचवें वर्ष की पढ़ाई लेवल 5 सोल टूल्स पर केंद्रित थी, काफी उन्नत ज्ञान जिसके लिए व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती थी। छठे वर्ष तक छात्र व्यक्तिगत मार्गदर्शन की बढ़ती आवश्यकता के कारण एक निजी संरक्षक, मेंटर और टीम के साथ अध्ययन करते थे। जब सुयू ने प्रवेश किया तो कुछ छात्र पहले से ही बैठे थे। उसने देखा कि लगभग 1 दर्जन छात्र इधर उधर बिखरे हुए थे। पांचवें वर्ष तक कोई भी आलसी नहीं बचता था, अधिकांश छात्रों ने वास्तविक कौशल विकसित कर लिया था। सुयू की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। कुछ छात्र ईर्ष्या के कारण नाक सिकोड़ रहे थे, जबकि कई छात्राओं की आंखें चमक उठीं और कुछ तो आपस में फुसफुसाने लगीं। बड़े क्लासरूम में छात्र छोटे समूहों में बैठे थे, जो स्पष्ट रूप से गुटों क्लीक्स में बंटे हुए थे। नया होने के कारण सुयू किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने लापरवाही से एक सीट ढूंढ ली। उसके दाईं ओर 2 छात्राएं बैठी थीं। एक छोटी और प्यारी थी, उसकी 2 चोटियां ट्विन पोनीटेल्स जीवंत ऊर्जा बिखेर रही थीं। दूसरी लगभग 16 या 17 साल की थी, उसके लंबे काले बाल और चमकती हुई बुद्धिमान आंखें थीं। उसकी बेदाग त्वचा, गुलाबी और कोमल, उसे काफी आकर्षक बना रही थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म उसकी सुंदर काया को उभार रही थी। हालांकि वह स्नो एम्प्रेस या गु युइना जितनी लुभावनी नहीं थी, लेकिन उसका प्राकृतिक आकर्षण और थोड़ा आलसी अंदाज काफी प्रभावशाली था। सुयू थोड़ा हैरान था। यह पहली बार था जब उसने सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में किसी को देखा था जिसका रूप मैंगहोंगचन को टक्कर दे सकता था। बेशक मैंगहोंगचन अभी भी थोड़ी अधिक सुंदर थी, लेकिन इस लड़की की असाधारण त्वचा ने बहुत कुछ कवर कर लिया था। हालांकि सुयू, जिसने कई सुंदरियों को देखा था, केवल एक पल के लिए रुका और फिर अपनी नजरें हटा लीं। जूजी, देखो, यह नया लड़का कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरी पसंद का। जब सुयू कमरे का मुआयना कर रहा था तो उसके पीछे की 2 लड़कियां भी उसे परख रही थीं। उसका आकर्षक रूप और सफ़ेद बाल उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल बना रहे थे। वह छोटी लड़की, जो एक छोटी लोलिता लोलिक जैसी दिख रही थी, सुयू को ऐसी आंखों से देख रही थी जैसे उसके दिल बाहर निकल आएंगे। उस पल वह पहले से ही भविष्य के बच्चों के नाम सोच रही थी। के खुद को संभालो, वह बस एक हैंडसम लड़का है, जूजी ने बेबसी से आह भरी। उसकी दोस्त पूरी तरह से एक फैनगर्ल थी, जो किसी भी प्यारे लड़के को देखकर खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन यह वाला अलग है। वह बहुत हैंडसम है और उसका वह कोल्ड और सीधे मेरे दिल पर वार कर रहा है। आह, मैं तो मर ही जाऊंगी। केके की आंखें व्यावहारिक रूप से सुयू पर चिपकी हुई थीं। उसकी तुलना में उसने पहले जो लड़के देखे थे वे कुछ भी नहीं थे। जूजी ने अपना मुंह सिकोड़ा। केके के इस दीवानेपन से हार मान ली, हालांकि वह इस बार उसे पूरी तरह से दोष नहीं दे सकती थी। यहाँ तक कि जूजी, जो लुक्स की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, थोड़ा हिल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई पुरुष इतना सुंदर हो सकता है। दोनों लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं, लेकिन सुयू ने अपनी असाधारण इंद्रियों के कारण सब कुछ सुन लिया। एक विचार मात्र से वह क्लासरूम की हर फुसफुसाहट सुन सकता था। जूजी, के सुयू दंग रह गया। ये दोनों जूजी और के थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि कुछ अजीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़की की सुंदरता मैंगहोंगचन को टक्कर दे सकती थी। पता चला कि वह जूजी थी। समयरेखा टाइमलाइन के आधार पर जूजी को अब तक अपने 5वें वर्ष में होना ही चाहिए था। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं था? वह बस जूजी की क्लास में शामिल हुआ और बस उसके बगल में बैठ गया। जब इत्तेफाक इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे अब इत्तेफाक नहीं रह जाते। सुयू ने आसमान की ओर देखा, ये सोचते हुए कि दुनिया की इच्छा, विल ऑफ द वर्ल्ड, क्या कर रही है। क्या यह उसके लिए ह्यू युहाव वाला रास्ता फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी? लेकिन वह ह्यू युहाव नहीं था।
अगर दुनिया को लगता है कि वह उसके साथ यह खेल खेल सकती है तो वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी। इसके अलावा वह विशेष रूप से जूजी को पसंद नहीं करता था। ऐसा भी नहीं था कि वह उसे नापसंद करता था। जूजी जटिल थी, उसके पास क्षमता और महत्वाकांक्षा थी, और हाँ, वह लोगों की परवाह करती थी। वह 10 लाख की सेना की कमान संभाल सकती थी, हर चीज़ को कौशल और सटीकता के साथ प्रबंधित कर सकती थी, ऐसा कुछ जो बहुत कम लोग कर सकते थे। यहाँ तक कि जब वह दाई हाउ से टकराए तो उसे भी उसका मुकाबला करना मुश्किल लगा, जो उसकी रणनीतिक शक्ति का प्रमाण था। लेकिन सू यू उसके तर्क लॉजिक को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जूजी के पिता को सन मून साम्राज्य द्वारा जबरन सेना में भर्ती किया गया था और स्टार लुओ साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। हर अधिकार से जूजी को सन मून साम्राज्य से नफरत करनी चाहिए थी। फिर भी वह इसके बजाय दाई हाउ से नफरत करती थी। ऐसा नहीं था कि वह दाई हाउ से नफरत नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या सन मून साम्राज्य असली अपराधी नहीं था? क्या उसे उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था? सू यू इसे समझ नहीं सका। क्या उसके बदले का लक्ष्य गलत जगह नहीं था? ग्रैंड ड्यूक दाई हाउ कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इस सब का ठीकरा उन पर फोड़ना थोड़ा अनुचित लगता था। बेशक जूजी का जीवन भी आसान नहीं रहा था, और वह युहाव के साथ खुशी की उम्मीद कर रही थी। वह क्या सोच रही थी? क्या टैंग गॉड किंग किसी को खुश रहने देंगे? भगवान राजा नीचे आएंगे, उसे उसके बच्चे के साथ धमकाएंगे और उसे सन मून महाद्वीप का नाम बदलकर डोलो महाद्वीप करने के लिए मजबूर करेंगे। क्या ये भयानक नहीं होगा? एक देवता एक विधवा और उसके बच्चे को डराने के लिए नीचे आ रहा है। यही टैंग गॉड किंग की उत्कृष्टता है। ये सब सोचकर सू यू मदद नहीं कर सका, लेकिन जूजी के लिए थोड़ी और सहानुभूति महसूस करने लगा। उसके व्यक्तिगत गुणों के बावजूद उस देवता द्वारा धमकाया जाना दुखद था। जैसे ही सू यू के विचार दौड़ रहे थे, जूजी और के उसके बगल में अपनी शांत बातचीत जारी रखी हुई थी। कभी कभी वे धीरे से हंस पड़ती थीं। ऐसा लग रहा था कि के जूजी को सू यू के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। बर्फ तोड़ने के लिए दोस्त का इस्तेमाल करना एक क्लासिक चाल थी। जूजी तैयार नहीं थी और वे दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। सू यू ने शांति से अपनी किताब खोली, उनकी बातों से बेअसर। दोनों लड़कियां अभी भी फुसफुसा रही थीं कि तभी वे अचानक चुप हो गईं। सू यू ने ऊपर देखा तो एक लंबा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। वह आदमी लगभग 2 मीटर लंबा था, सफ़ेद कोट पहने हुए और चश्मा लगाए हुए था, जिससे वह एक विद्वान स्कॉलर जैसा लग रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, पूरा क्लासरूम शांत हो गया। मेरा नाम लिन शेंगान है, आपका होम रूम टीचर, अल्स्ट्रियस वर्चू हॉल से एक लेवल 7 सोल इंजीनियर। इस साल हमारी क्लास में कुछ नए छात्र हैं। शायद आप अभी तक मेरे नियम नहीं जानते होंगे। मुझे देरी से नफरत है, इसलिए अब से बेहतर होगा कि आप जल्दी आएं। जो कोई भी लेट होगा उसे उस दिन क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं हर दिन केवल एक ही क्लास लेता हूँ। मैं शोध रिसर्च में व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो उसे नोट कर लें और किसी अन्य शिक्षक से पूछें या अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। अगर आपको वाकई कोई जवाब न मिले तो क्लास मॉनिटर को बताएं। मॉनिटर उसे रिकॉर्ड करेगा और मैं क्लास के दौरान सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन क्लास के बाहर मुझे परेशान न करें, मेरे पास समय नहीं है। तीसरा, हर क्लास में मैं पिछली बार जो सिखाया था उस पर आपसे अचानक सवाल क्विज पूछूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो बाहर जाकर 3 बार चिल्लाएं, मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते हैं तो आप इस शर्मिंदगी का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पाठ के दौरान फुसफुसाएं नहीं। क्लास में खलल न डालें। अगर कोई मस्ती करने की हिम्मत करता है तो मैं पूरे स्कूल में घोषणा अनाउंसमेंट के लिए आवेदन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आपका नाम पूरी अकादमी में जाना जाए। अगर आप पूरे स्कूल के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान दें। अब शुरू करते हैं। बिना किसी और औपचारिकता के लिन शेंगान ने अपना पाठ शुरू कर दिया। कोई आत्मपरिचय या वार्म अप नहीं, सीधे मुद्दे पर। यह अल्स्ट्रियस वर्चू हॉल के एक उच्च स्तरीय सोल इंजीनियर की निर्णायक शैली थी। सू यू बता सकता था कि यह शिक्षक उस प्रकार का था जो सोल टूल रिसर्च के प्रति जुनूनी था। उनके लिए सोल टूल्स ही सब कुछ थे, और सू यू को यह शिक्षक काफ़ी दिलचस्प लगा। उसकी सज़ा देने का तरीका विशेष रूप से मनोरंजक था। युवा लोग अपनी प्रतिष्ठा खोने से ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं डरते। उनके सिर पर इस तरह की धमकी लटकते हुए कोई भी क्लास में ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर कोई भी पूरे स्कूल में बदनाम नहीं होना चाहता था। निश्चित रूप से जैसे ही क्लास शुरू हुई, कमरे में हर किसी ने पूरा ध्यान दिया, लिन शेंगान द्वारा पकड़े जाने के डर से। सू यू को अचानक समझ में आया कि क्लास 4 की 5वें वर्ष में सबसे अधिक उन्नति दर एडवांसमेंट रेट क्यों थी। लिन शेंगान छात्रों को निष्कासित नहीं करेंगे, लेकिन वे उन्हें सामाजिक रूप से मृत, सोशली डेड बना देंगे। कितना दिलचस्प है। सू यू के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने पाठ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
पहले से ही सामग्री का अध्ययन कर लेने के कारण सूयू आसानी से लिन शेंगान की गति के साथ बना रहा। इससे पहले कि उसे पता चलता, क्लास खत्म हो गई थी। जूजी, तुम उन सवालों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो जो छात्रों को अभी भी हैं। मैं अब जा रहा हूँ। लिन शेंगान ने बाहर निकलने से पहले जूजी की ओर इशारा किया। सूयू ने तिरछी नज़र से देखा, हैरान होकर। जूजी क्लास मॉनिटर थी। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। लिन शेंगान के जाने के बाद जूजी एक नोटबुक लेकर कमरे में घूमने लगी और हर छात्र से उनकी उलझन के बारे में पूछने लगी। अगर उसे जवाब पता होते तो वह मौके पर ही उन्हें समझा देती। अगर नहीं तो वह उन्हें लिख लेती। एक एक करके जूजी कमरे के पीछे से सूयू की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह अपनी एक हाथ में नोटबुक और दूसरे में पेन लिए उसके पास खड़ी थी। केके उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी बड़ी आंखें सूयू पर टिकी थीं। वह पूरी तरह से एक प्रशंसक फैंगर्ल दिख रही थी। हे, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? जूजी ने केके को रास्ते से हटाया, स्पष्ट रूप से अपनी दोस्त के व्यवहार से शर्मिंदा थी। अभी के लिए कोई नहीं, धन्यवाद, सूयू ने जवाब दिया। कोई नहीं। जूजी ने हैरानी से सूयू की ओर देखा। लिन शेंगान ने आज बहुत कुछ कवर किया था। क्या सूयू को सब कुछ समझ आ गया? क्या वह नया नहीं था? अगर कुछ समझ ना आए तो शर्माओ मत। उलझन में रहने से बेहतर है कि पूछ लिया जाए, है ना? अभी कुछ समझ ना आना बाद में तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ये स्पष्ट था कि जूजी को लगा कि सूयू ये स्वीकार करने में बहुत शर्मा रहा है कि उसे समझ नहीं आया, इसलिए उसने दयालुता से कुछ सलाह दी। सूयू थोड़ा दंग रह गया। जूजी के बारे में उसकी धारणा थोड़ी सुधर गई। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है। लिन शेंगान का लेक्चर विशेष रूप से कठिन नहीं था और अब तक सूयू ने सब कुछ आसानी से समझ लिया था। धप, जैसे ही सूयू ने अपनी बात खत्म की, किसी ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे तेज आवाज हुई। जब जूजी तुमसे सवाल पूछती है तो तुम जवाब दो। खुद को इतना बड़ा और महान समझना बंद करो, वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ जड़ दूंगा। एक सांवले रंग का युवक खड़ा हो गया और सूयू को डराने वाली नजरों से घूरने लगा। ये देखकर सूयू ने अपनी भवें सिकुड़ी और ठंडी हंसी हंसा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कोशिश कैसे करते हो। तुम आसान, फरामोश, अनग्रेटफुल, नीच। तुम पिटना चाहते हो। उस सांवले युवक ने अपना हाथ सूयू के चेहरे की ओर घुमाया। रुको, जूजी चिल्लाई, बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए। अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ चमका और अगले ही पल वह युवक उड़ता हुआ दूर जा गिरा। धप, वह युवक क्लासरूम की दीवार से जा टकराया और किसी पेंटिंग की तरह वहां लटका रहा, फिर धीरे धीरे नीचे फिसल गया। डोलो डालू 2, द ट्रू गॉड किंग, चैप्टर 88। हर कोई चौंक गया और तेजी से मुड़कर देखने लगा। वह सांवला युवक ही था जो जमीन पर ढेर हो चुका था। उसके साथ आए दो अन्य युवक दंग रह गए और जल्दी से उसे चेक करने पहुंचे तो पाया कि वह पहले ही बेहोश हो चुका था। वे तुरंत मुड़े और सूयू को घूरते हुए सख्ती से बोले, तुमने अब मुसीबत मोल ले ली है। क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? सूयू के बगल में खड़ी केके का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसने कहा, वह लड़का शाही परिवार, रॉयल फैमिली का सदस्य है। तुमने इस बार बड़ी आफत मोल ले ली है। जूजी की आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। उसने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। हालांकि सूयू को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस परिणाम का अंदाजा लगा लिया था। वह लड़का कोयले के टुकड़े जैसा दिखता था। सूयू उसे कैसे नहीं पहचानता, लेकिन वह उसे ढील देने वाला नहीं था। शाही परिवार का सदस्य होने से क्या होता है? क्या सूयू ऐसा दिखता था जो उसे मारने की हिम्मत न करे? क्या मजाक है? सूयू ने अपना सामान समेटा, दूसरों पर एक नज़र डाले बिना मुड़ा और बाहर जाने लगा। उसी समय उस सांवले युवक के साथ आए दो अन्य युवकों ने एक दूसरे को देखा और सूयू का रास्ता रोक लिया। तुमने बवाल खड़ा किया और अभी भी जाने की सोच रहे हो? शाही रक्षकों, इंपीरियल गार्ड के आने तक इंतजार करो, वे तुम्हें सजा देंगे। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा। वे सूयू को जाने नहीं देने वाले थे। अगर वह चला गया तो वे मुसीबत में पड़ जाते। सूयू ने अपनी एक भौं ऊपर उठाए और उदासीनता से कहा, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। क्या तुम दोनों भी मार खाना चाहते हो? शाही परिवार के सदस्य को मारने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतना घमंड दिखा रहे हो? दूसरा युवक अविश्वास में हंसा। उसने कभी किसी को इतना निडर नहीं देखा था। क्या सूयू को पता था कि वह कहाँ है? ये सन मून साम्राज्य था। उसने जिसे अभी मारा था वह शाही परिवार का सदस्य था। और सन मून साम्राज्य में एक शाही सदस्य को मारने के बाद भी वह इतनी बेबाकी दिखा रहा था। यह ऐसा था जैसे उसे अपनी जान की परवाह न हो। यह मत भूलो कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था। मैं बस अपना बचाव कर रहा था। और अगर मैंने उसे मारा भी तो क्या हुआ? सूयू ने उन दो युवकों पर नजर डाली और कहा, अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हाल भी उसके जैसा ही हो। तुम बहुत अहंकारी हो। अहंकार के लिए कौशल, स्किल की आवश्यकता होती है और मेरे पास वह भरपूर है।
सुयू मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया। सुयू के आभा औरत से डरे हुए उन दो युवकों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम में अपना नाम बताने की हिम्मत है? जैसे ही सुयू क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, उनमें से एक ने अनिच्छा से चिल्लाकर पूछा। सुयू। एक हल्की आवाज़ गूंजी और सुयू की आकृति ओझल हो गई। लेकिन उस एक नाम ने क्लासरूम में मौजूद हर किसी को दंग कर दिया। वह सुयू है। जूजी की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये वही अकादमी का हजारों वर्षों में एक बार होने वाला विलक्षण प्रतिभा प्रोडिजी छात्र था? वह छात्र जिसे अल्स्ट्रियस वर्चू हॉल ने विशेष रूप से प्रवेश की अनुमति दी थी, बशर्ते वह लेवल 5 सोल इंजीनियर बन जाए। जूजी स्तब्ध थी। उसके जैसा जीनियस उसके ठीक बगल में बैठा था। वाह जूजी, क्या तुमने सुना? वह सुयू है। वह हमारी क्लास में है। केके हैरान भी थी और खुश भी। वह उछलते हुए जूजी को पकड़ लिया। वह न केवल हैंडसम है, बल्कि इतना बड़ा जीनियस भी है। वाह, मुझे उससे प्यार हो गया है। केके ने अपने गालों पर हाथ रखे, उसकी आंखों में दिल तैर रहे थे। जूजी ने बेबसी से अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, ठीक है केके, हम में से कोई भी उसके साथ नहीं हो सकता। ऐसे विचार मत लाओ। क्यों नहीं? क्या मैं प्यारी नहीं हूं? केके ने अपना सिर झुकाया और एक पोज दिया जिसे देखकर क्लास के कई छात्र सुध बुध खो बैठे। तुम प्यारी हो, लेकिन उफ, छोड़ो इसे। लेकिन भले ही वह सुयू हो और अकादमी उसे बहुत महत्व देती हो, फिर भी वह इस बार मुसीबत में पड़ सकता है। जूजी ने सिर हिलाया। ये सुनकर केके ने अपनी भवें सिकुड़ी, उसकी आंखों में झुंझलाहट की चमक थी। शाही परिवार के ये बिगड़े हुए शहजादे वाकई असहनीय थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी कुलीन नोबल्स थे, उनसे निपटना आसान नहीं था। जूजी, हमें क्या करना चाहिए? केके ने चिंता से पूछा। इतना हैंडसम लड़का, क्या वह मुसीबत में पड़ने वाला था? जूजी भी थोड़ी परेशान थी। ये घटना आंशिक रूप से उससे भी जुड़ी थी। आखिर जो पीटा गया था वह उसके चाहने वालों में से एक था। उसने शायद सुयू से झगड़ा मोल लेकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे सबक मिल गया। मुझे नहीं पता, मैं बस आशा करती हूं कि वह इस स्थिति से बाहर निकल आए। जूजी ने बेबसी महसूस करते हुए अपने होंठ चबाए। वह खुद एक कमज़ोर स्थिति में थी जब तक कि वह उस व्यक्ति से मदद न मांगे। लेकिन हालांकि वह उस व्यक्ति पर निर्भर थी, वह उससे बहुत सावधान, यहाँ तक कि डरी हुई थी। उस आदमी के मन में उसके प्रति एक विकृत अधिकार की भावना, ट्विस्टेड पॉसेसिवनेस थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से पूरी तरह बर्बाद था, जिसके दिल में अकल्पनीय अंधेरा था। जब तक जरूरी न हो, वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा वह और सुयू अभी अभी मिले थे। हालांकि उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह इतना गंभीर मामला है कि वह सब कुछ जोखिम में डालकर मदद मांगे। और अकादमी की सुरक्षा के रहते सुयू की जान को खतरा नहीं होगा, है ना? जूजी ने मन ही मन सोचा। केके जूजी के जवाब से निराश थी, लेकिन वे कर भी क्या सकती थीं? सुयू ने शाही परिवार के सदस्य को नाराज किया था। वह शाही परिवार था। केके और जूजी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक लंबी आह भरी। केके और जूजी की चिंता के विपरीत सुयू को खुद इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। सन मून शाही परिवार, जूजी और सन मून साम्राज्य के अन्य नागरिकों की नज़र में वे कुलीन हो सकते हैं, लेकिन उसकी नज़र में वे कुछ भी नहीं थे। वह सोल बीस्ट्स या मनुष्यों से नफरत नहीं करता था, लेकिन एक शाही परिवार जो दुष्ट सोल मास्टर्स के साथ मिला हुआ हो और मौत और विनाश फैला रहा हो। अगर मौका मिले तो सुयू को पूरे सन मून शाही परिवार का सफाया करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मूल कहानी में युओ युहाव ने शाही परिवार को उड़ा दिया होता, तो सुयू उसकी आलोचना नहीं करता, बल्कि वह उसे शाबाशी देता। सुयू लापरवाही से छात्रावास लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर बाद वैंग डोंगर भी वापस आ गई। अभी लंच खत्म करके आराम करने की सोच ही रहा था कि अकादमी से कोई आया और सुयू को बुलवाया। सुयू प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचा, जहां उसने जिंग होंगचन को पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से चाय पीते हुए पाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर जिंग होंगचन ने ऊपर देखा, उनके होंठ फड़फड़ाए। अंदर आओ, उन्होंने चिड़चिड़े स्वर में कहा। सुयू एक शरारती मुस्कान के साथ अंदर गया। हॉल मास्टर, बकवास बंद करो। जिंग होंगचन ने चाय का कप नीचे रखा और सुयू की ओर झुंझलाहट और मनोरंजन के मिश्रित भाव से देखा। सुयू, तुम भी कमाल हो। स्कूल के पहले ही दिन तुमने किसी को बेहोश कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे मारा है? वह शाही परिवार का सदस्य था। तुम में बहुत हिम्मत है बच्चे, तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले जिंग होंगचन को सुयू को गलत समझने के लिए थोड़ा पछतावा हो रहा था और उन्होंने उसे मुआवजा देने के बारे में भी सोचा था। लेकिन अब पहले ही दिन सुयू ने एक शाही सदस्य को मारकर मुसीबत खड़ी कर दी थी। कैसा मुआवजा? यह एक चमत्कार होगा अगर सुयू को सजा न मिले। हॉल मास्टर, आप मुझे जानते हैं। सुयू ने एक मासूम चेहरा बनाया। क्या मैं कभी बिना किसी उकसावे के किसी को मारूंगा? उस लड़के ने ही पहले मुझ पर हाथ उठाया था। मैं क्या कर सकता था? मैं बस उसे मुझे मारने नहीं दे सकता था।
मेरी परवरिश मुझे बिना लड़े मार खाने की इजाज़त नहीं देती, और मैंने उसे बस एक हल्का सा किक मारा था। किसे पता था कि वह इसे झेल भी नहीं पाएगा। जिंग होंगचन, तुम किसी को बेहोश कर देते हो और फिर कहते हो कि वह इसे झेल नहीं पाया। क्या यह इंसानी तर्क है? जिंग होंगचन हैरान भी थे और चिढ़े हुए भी। ये बच्चा कुछ अलग ही था। महीनों तक क्लास छोड़ना तो फिर भी माफ़ किया जा सकता था, लेकिन अब उसने किसी को पीटा था। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह शाही परिवार का सदस्य भी निर्दोष नहीं था। सुयू ने उसे नहीं उकसाया था, तो वह मुसीबत क्यों पैदा कर रहा था? क्या उसे लगा कि हर कोई शाही परिवार से डरता है? सुयू कोई ऐशो आराम में पला बड़ा कमज़ोर लड़का नहीं था। क्या उन्हें लगा कि वह बस मार खा लेगा? और वे शाही शहजादे रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में बवाल कर रहे थे। क्या उन्हें लगा कि उन्हें इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के मास्टर के अधिकार का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है? ये जिंग होंगचन का इलाका था। जिंग होंगचन भी उन शाही शहजादों से नाराज थे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वे निश्चित रूप से सुयू के पक्ष में थे। पहला, सुयू की पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी और उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इस दुनिया में ताकत और संपर्कों का महत्व है। एक साधारण शाही सदस्य का पिटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर सुयू के साथ गलत हुआ तो जिंग होंगचन को शक था कि उसी रात महल पर हमला हो सकता है। हालांकि शाही शक्ति पराक्रमी थी, लेकिन ये ताकतवर लोगों की दुनिया थी और हर कोई रॉयल्टी का सम्मान नहीं करता था। आइसगॉड हॉल की शक्ति उसे श्रेक अकेडमी के बराबर बनाती थी, जो साम्राज्य के साथ समान शर्तों पर सौदा कर सकती थी। सुयू आइसगॉड हॉल का उत्तराधिकारी था, जो अनिवार्य रूप से एक शाही युवराज क्राउन प्रिंस के बराबर था। उसका दर्जा ऐसा नहीं था जिससे एक साधारण शाही सदस्य तुलना कर सके। दूसरा, सुयू स्वयं महत्वपूर्ण था। सुयू व्यवहारिक रूप से वह होने वाला पोता दामाद था जिस पर जिंग होंगचन की नज़र थी। वह उनके लिए परिवार जैसा था। और तुमने हॉल मास्टर के इलाके में किसी को परेशान करने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इसलिए किसी भी नज़रिए से जिंग होंगचन सुयू की रक्षा करेंगे। उन्होंने सुयू को केवल थोड़ी चेतावनी देने के लिए बुलाया था, उसे यह बताने के लिए कि वह शांत रहे और मुसीबतें खड़ी करना बंद करे। लेकिन सुयू के चेहरे को देखकर जिंग होंगचन जान गए कि बच्चे ने उनकी एक भी बात को दिल पर नहीं लिया है। ठीक है, बहुत बकवास हो गई। तुमने इस बार किसी को मारा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा किक हल्का नहीं था। उस शाही सदस्य को संभवतः कंकशन हुआ है और कुछ पसलियां टूट गई हैं। क्या तुम थोड़ा नियंत्रण नहीं रख सकते थे? जिंग होंगचन ने आह भरी। किसी को मारना एक बात है, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचा देना, वह थोड़ा ज्यादा था। शाही परिवार गुस्से में था। हॉल मास्टर, मैंने नियंत्रण ही रखा था, वरना वह अब तक जिंदा नहीं होता। इस बार सुयू वाकई में सच्चा था। उसने नियंत्रण रखा था। पूरी ताकत के साथ उसके मुक्कों और किक का बल 60,000 पाउंड से अधिक हो सकता था। अगर उसने नियंत्रण न रखा होता तो वह लड़का मांस का लोथड़ा बन गया होता। उसने पहले ही अपनी 90% शक्ति को रोक लिया था। क्या वे अभी भी उसे दोष दे सकते थे? जिंग होंगचन, क्या इसे नियंत्रण रखना कहते हैं? तो उसे न मारना नियंत्रण माना जाता है। जिंग होंगचन अवाक थे, लेकिन गहरे प्रभावित भी थे। बहाने बनाना बंद करो। शाही परिवार तुम्हें जेल में डालना चाहता है। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जिंग होंगचन को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि शाही परिवार सुयू को कैद करना चाहता है, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक दिया था। शाही रक्षकों की किसे परवाह थी? क्या तुम अकादमी में आकर किसी को गिरफ्तार करना चाहते थे? मेरे रहते तो नहीं। क्या वे भूल गए थे कि यह किसका इलाका है? इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के मास्टर के रूप में जिंग होंगचन कुछ शाही सदस्यों से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि सम्राट के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये जिंग होंगचन के पद की शक्ति थी। वह जिसका समर्थन करते उसके सिंहासन पर बैठने की संभावना बढ़ जाती, जिससे वे सन मून साम्राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए थे। मैं बस आराम से बैठकर देखूंगा। आपके यहाँ होते हुए मुझे चिंता क्यों होगी? आप अपने किसी छात्र को यूं ही घसीटे जाने तो नहीं देंगे, है ना? सुयू शरारत से मुस्कुराया। वह जरा भी चिंतित नहीं था। न केवल उसे जिंग होंगचन पर भरोसा था, बल्कि अपनी पृष्ठभूमि के साथ उसे इस स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं थी। जिंग होंगचन, एक पल के लिए वे अवाक रह गए। इस बच्चे को लगा कि उसने जिंग होंगचन को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। ये निराशाजनक था, लेकिन वे गुस्सा नहीं कर सकते थे। आखिर यह उनकी प्यारी पोती का क्रश था। क्या होगा अगर वे बहुत कठोर होकर उसे डरा दें? जिंग होंगचन को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनके पास इस बच्चे से निपटने का कोई तरीका नहीं है। खुद को शांत करने के बाद जिंग होंगचन खान से और बोले, चूंकि यह आत्मरक्षा थी, मैं तुम्हें इस बार जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? अगर तुम किसी और लड़ाई में पड़े तो मैं तुम्हारा भत्ता अलाउंस काट दूंगा। तुम अपने मासिक 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स नहीं खोना चाहोगे, है ना? हॉल मास्टर की ओर से धमकी।
मास्टर ने जवाबी धमकी दी। निश्चित रूप से हर महीने 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स खोना सुयू को काबू में रखने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सुयू को इतनी तुच्छ राशि की परवाह नहीं थी। उसके पास पहले से ही 1 अरब से अधिक गोल्ड सोल कॉइन्स थे। उसके पास सब कुछ था, बस पैसों की कमी नहीं थी। समझ गया, मैं विनम्र रहूंगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद हॉल मास्टर, मुझे घुटने टेक कर आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुयू ने बार बार उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। जिंग होंगचुन के होंठ फड़फड़ाए। तुम कहते हो कि तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। अपनी आंखें घुमाते हुए जिंग होंगचुन ने पूछा, रिजर्व टीम का चयन आने वाला है। तुम्हारी कितनी तैयारी है? क्या तुम्हें टॉप 4 में आने का भरोसा है? रिजर्व टीम में शामिल होने में विफल होकर मुझे निराश मत करना। चिंता न करें हॉल मास्टर, मेरा लक्ष्य चैंपियनशिप है। सुयू की आवाज़ दृढ़ थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। मज़ेदार बात है, सीओ होंगचुन का लक्ष्य भी चैंपियनशिप ही है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा मजबूत है। सीओ होंगचुन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, एक युवा सोल किंग और लेवल 5 सोल इंजीनियर जिसकी शक्ति लेवल 6 सोल इंजीनियर के बराबर थी। सुयू भले ही केवल एक सोल एंसेस्टर था, लेकिन उसके पास एक अल्टीमेट मार्शल सोल और दुर्जय युद्ध क्षमताएं थीं। जिंग होंगचुन यह नहीं बता सकते थे कि कौन जीतेगा, लेकिन वे जानते थे कि यह एक शानदार मुकाबला होगा। तो हॉल मास्टर, आप बस इंतज़ार करें और देखें, सुयू मुस्कुराया। जब प्रतियोगिता आएगी तो शायद परिणाम जिंग होंगचुन को हैरान कर देगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। अब यहाँ से निकलो, मुझे और भी चीज़ें संभालनी हैं। जिंग होंगचुन ने हाथ हिलाकर सुयू को जाने का इशारा किया। उन्हें अभी भी सुयू द्वारा किए गए बवाल को शांत करना था, और वह कोई छोटा काम नहीं था। डोलो डालू 2 द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 89। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जिंग होंगचुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ये देखते हुए कि जाने का आदेश मिलने के बावजूद सुयू अभी भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। हॉल मास्टर, आपकी चाय काफ़ी अच्छी है। दूर से भी सुयू इसकी ताज़ा खुशबू सूंघ सकता था। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण चाय नहीं थी। जिंग होंगचुन के होंठ फड़फड़ाए। ये शरारती बच्चा उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक सुयू को घूरने के बाद जिंग होंगचुन ने धीरे से अपने सोल टूल से चाय की पत्तियों का एक छोटा जार निकाला। टैप! उन्होंने जार को मेज पर रखा और सुयू की ओर धकेल दिया। सुयू ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिंग होंगचुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुयू ने उलझन में ऊपर देखा। जिंग होंगचुन ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र दी, उसके हाथ को थपथपाया और कहा, तुम शैतान बच्चे, मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी करने की योजना बना रहे हो, है ना? इसके साथ ही उन्होंने सुयू का हाथ छोड़ दिया। सुयू अजीब तरह से मुस्कुराया और बिजली की गति से चाय की पत्तियों को अपने सोल टूल में रख लिया। अलविदा हॉल मास्टर। जैसे ही शब्द खत्म हुए, सुयू बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिंग होंगचुन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपना काम निकलते ही सुयू इतनी जल्दी निकल जाएगा। एक पल के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया, हंसते हुए बुदबुदाए, ये शरारती बच्चा। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और मेज थपथपाए। कार्यालय के बाहर से लिन जी अंदर आए। टीम को इकट्ठा करो, मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। सुयू द्वारा शाही परिवार के सदस्य को पीटने की घटना के संबंध में जिंग होंगचुन इसे व्यक्तिगत रूप से संभालने की तैयारी कर रहे थे। वे न केवल माफ़ी मांगने से बचेंगे, बल्कि इस अवसर का उपयोग अकादमी को सीधा करने के लिए भी करेंगे। अब समय आ गया था कि उन निकम्मे कुलीनों को पता चले कि सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में असली बॉस कौन है। इस बीच सुयू तेजी से कार्यालय से बाहर निकला और छात्रावास की ओर भागा। जिंग होंगचुन से मिलने के बाद वह जानता था कि यह घटना अब उसकी चिंता का विषय नहीं थी। वह सिर्फ एक साधारण शाही सदस्य था और कोई मरा नहीं था, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होने वाला था, कम से कम जिंग होंगचुन के लिए तो नहीं। हालांकि जिंग होंगचुन ने स्थिति को थोड़ा गंभीर दिखाया था, लेकिन असली मुद्दा घटना खुद नहीं थी, बल्कि यह थी कि यह घटना किस बात का प्रतीक थी। उनके लिए इस एक घटना को संभालना आसान था, लेकिन अगर वे इसका उपयोग सभी शाही सदस्यों को अनुशासित करने के लिए एक लीवरेज के रूप में करना चाहते थे, तो यह वास्तव में थोड़ा पेचीदा था। आखिरकार शाही परिवार का अभी भी काफ़ी प्रभाव था। शायद जिंग होंगचुन इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार सुयू की पहचान एक शक्तिशाली निवारक डिटेरेंट थी। शाही सदस्यों को बहुत लंबे समय तक मनमानी करने देना अकादमी के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता था और प्रतिभाओं की कमी का कारण बन सकता था। लेकिन इसमें से कुछ भी सुयू की समस्या नहीं थी। उसके और जिंग होंगचुन के बीच एक अनकहा समझौता था। चुपचाप उन्होंने सहयोग किया था और सुयू को पहले ही अपना इनाम मिल चुका था। कुछ ही समय बाद सुयू छात्रावास पहुंचा, जहां वैंग डोंगा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये स्पष्ट था कि उसने कुछ सुना था और मैंग होंगचुन भी वहीं थी, जो शायद ये खबर लेकर आई थी। सुयू, क्या तुम ठीक हो?
वैंग डोंग उसे वापस देखकर बेहद खुश हुई और तेजी से आगे बढ़कर पूछा। मेंग होंचन से सू यू के शाही परिवार के सदस्य के साथ झगड़े और सू यू को ले जाए जाने के बारे में सुनने के बाद वह बहुत चिंतित हो गई थी। मैं ठीक हूँ, मैं बस अपना बचाव कर रहा था। क्या हो सकता है? हॉल मास्टर एक समझदार व्यक्ति हैं, सू यू ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे पता था कि सब ठीक होगा। ये सब सू यू की गलती नहीं थी। दादाजी उसकी रक्षा करेंगे, मेंग होंचन ने कहा, जो वैंग डोंग की तुलना में कहीं अधिक शांत दिख रही थी। वह जिंग होंचन और सू यू की पहचान के वजन को समझती थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे यह मामला सू यू को नुकसान पहुंचा सके। बहन मेंग, आप भी यहाँ हैं। सू यू ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। हाँ, मैंने सुना कि तुमने किसी को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मेंग होंचन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी चिंता स्पष्ट थी। सू यू के दिल में गर्माहट महसूस हुई। चाहे वह वैंग डोंग हो या मेंग होंचन, दोनों उसे देखने के लिए दौड़ी चली आई थीं। सच कहूँ तो एक ऐसी महिला का होना जो आपकी परवाह करे, अच्छा लगता है। सू यू मुस्कुराया और भारी माहौल को हल्का किया। चलो, दरवाजे पर ही मत खड़े रहो, अंदर आओ। मेरे हाथ कुछ अच्छा लगा है। चलो इसे शेयर करते हैं। छात्रावास में प्रवेश करने के बाद सू यू ने एक छोटा जार निकाला, वही चाय की पत्तियां जो उसे अभी जिंग होंचन से मिली थीं। जब जिंग होंचन ने चाय सौंपी थी तो उनके चेहरे पर जो दर्द भरा भाव था, उससे स्पष्ट था कि ये काफ़ी कीमती थीं। क्या ये दादाजी की चाय नहीं है? वे इस चीज़ को बहुत संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई को भी ये पीने को कम ही मिलती है। मेंग होंचन ने पैकेजिंग और खुशबू को तुरंत पहचानते हुए हैरानी से कहा। हॉल मास्टर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे ये देने की जिद की और मैं इतनी उदारता को मना नहीं कर सका। सू यू ने ऐसी आह भरी जैसे चाय स्वीकार करना एक बड़ा बोझ था। मेंग होंचन दंग रह गई। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या उसके दादाजी इतने उदार हो सकते थे? लेकिन सू यू ने ऐसा कहा था, तो क्या ये सच हो सकता है? क्या दादाजी वाकई सू यू को इतना पसंद करते थे? क्या उसके भाई की बातें सच हो सकती थीं कि दादाजी सू यू को अपने परिवार का सदस्य मानते थे? जैसे ही उसके विचारों का चक्र घूमा, मेंग होंचन का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। सू यू ने उसे उलझन में देखा, ये सोचते हुए कि इस बार वह क्या अजीब विचार ला रही है। बहन मेंग, थोड़ी चाय लीजिए, सू यू ने पुकारा। ओह, मेंग होंचन अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने जो अभी कल्पना की थी, उसे याद करके उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने सू यू द्वारा दी गई चाय स्वीकार की और बेख्याली में उसकी चुस्कियां लेने लगी। उसे स्वाद फीका लगा। वह इतनी घबराई हुई थी कि किसी स्वाद पर ध्यान ही नहीं दे पाए। शर्मिंदगी का गहरा एहसास उस पर हावी हो गया था, जिससे किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया। दूसरी ओर वैंग डोंग ने एक घूंट लिया और तुरंत महसूस किया कि उसका मुंह एक ताज़ा खुशबू से भर गया है। उसकी आत्मा तुरंत खिल उठी, जैसे उसका पूरा शरीर शुद्ध हो गया हो। ये वाकई बेहतरीन चाय है। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। सू यू के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने खुद भी एक छोटी चुस्की ली। पहले थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई, उसके बाद एक मीठा स्वाद। ऊर्जा की एक लहर उसके दिमाग की ओर दौड़ती हुई महसूस हुई, जिससे वह तरोताजा हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक और छोटी चुस्की ली, उसका स्वाद चखते हुए। इस बीच हेवेनडाउ साम्राज्य के उत्तरी भाग में एक उजाड़, बर्फ से ढके क्षेत्र में, ये बर्फ और पाले की भूमि थी, जहां बर्फीले तूफानों ने आकाश और जमीन को ढक रखा था। हंस के पंखों जितने बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे और बर्फ कई मीटर गहरी थी। ठंडी हवा इतनी जमने वाली थी कि पानी तुरंत जम जाए और बिना कल्टीवेशन वाला कोई भी व्यक्ति मिनटों में मर जाए। हालांकि यह एक्सट्रीम नॉर्थ, अत्यधिक उत्तर नहीं था, लेकिन जमा देने वाले तापमान ने इसे इंसानों के लिए एक वर्जित भूमि बना दिया था। बिना ठोस कल्टीवेशन के इस जगह आना मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी इस उजाड़ भूमि में अचानक दो आकृतियां दिखाई दीं। एक पुरुष था, दूसरी महिला। पुरुष ने सफ़ेद लबादा रोब पहना था, जिससे एक परिष्कृत और विद्वान आभा झलक रही थी। वह 50 के आसपास का लग रहा था। महिला ने चमकीले लाल रंग का लबादा पहना था, श्रेक अकेडमी के आंतरिक प्रांगण इनर कोर्टयार्ड की वर्दी। उसकी काया आकर्षक और उग्र थी। ये दोनों यान शोजे और माँ शाओटाओ थे, जिन्होंने उत्तर की ओर रुख किया था। शिक्षक, क्या आपको यकीन है कि आइस गॉड पैलेस यहीं है? माँ शाओटाओ ने बेचैनी से पूछा। एक फायर अट्रीब्यूट सोल मास्टर के रूप में बर्फीले वातावरण ने उसकी क्षमताओं को बहुत सीमित कर दिया था। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर की ईवल फायर के उबलने के कारण बाहर की ठंड और भीतर की गर्मी ने एक बेहद असहज अनुभव पैदा कर दिया था। आइस गॉड पैलेस वास्तव में यही है। हालांकि यह एक प्राचीन शक्ति है जो बर्फ के देवता आइस गॉड की पूजा करती है और एक सुरक्षा कवच बैरियर द्वारा संरक्षित है, जिससे साधारण लोगों के लिए इसे ढूंढना असंभव हो जाता है। शाओटाओ, पीछे हटो। यान शोजे ने उसे पीछे हटने का इशारा किया। जैसे ही यान शोजे का शरीर एक दीप्तिमान चमक छोड़ने लगा, वह तेजी से पीछे हट गई।
प्रकाश की एक किरण आसमान की ओर उठी और उसके पीछे एक सुनहरा फीनिक्स दिखाई दिया जो एक पवित्र चमक बिखेर रहा था। यह उनका मार्शल सोल था, ब्राइट फीनिक्स। यान शोर्जे का शीर्षक इसी से आया था। उन्हें ब्राइट फीनिक्स डोलो के रूप में जाना जाता था। जैसे ही ब्राइट फीनिक्स उनके साथ विलीन हुआ, चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई। यान शोर्जे एक सुपर डोलो थे, एक ऐसा शीर्षक जो उन्हें डोलो महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं में रखता था। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, बर्फ का तूफान उसकी शक्ति से दूर हो गया, जिससे उनके सामने की असली दुनिया प्रकट हो गई। धीरे धीरे माँ शाओटाओ की आंखों के सामने एक विशाल बर्फ जैसा नीला सुरक्षा कवच दिखाई दिया। हालांकि वे इसका केवल एक हिस्सा ही देख पा रहे थे, यह अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जैसे ही यान शोर्जे ने अपनी रोशनी को और आगे बढ़ाने की तैयारी की, सुरक्षा कवच के भीतर से एक तीव्र हलचल फ्लक्चुएशन हुई। यान शोर्जे के चेहरे के भाव बदल गए और वे तेजी से माँ शाओटाओ की रक्षा करने के लिए मुड़े। एक अदृश्य शक्ति ने उन पर प्रहार किया, जिससे वे 1000 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिए गए। साथ ही माँ शाओटाओ भी पीछे हट गई। मेरे आइस गॉड पैलेस के बाहर मुसीबत पैदा करने की हिम्मत किसने की? आसमान में एक दबंग आवाज़ गूंजी और एक जबरदस्त जमा देने वाली शक्ति नीचे उतरी, जिसने हवा और बर्फ को रोक दिया। जमीन पर जमी बर्फ इसके दमनकारी भार के नीचे 1 मीटर धंस गई। यान शोर्जे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए तुरंत अपनी सोल पावर का संचार किया। आवाज़ की ओर देखते हुए उन्होंने सुरक्षा कवच के बाहर एक विशाल आकृति देखी, लगभग 3 मीटर लंबा एक व्यक्ति जो एक छोटे राक्षस जायंट जैसा लग रहा था। उसके पीछे एक विशाल बर्फ जैसा सफ़ेद वानर एप खड़ा था जो आसमान की ओर दहाड़ रहा था। उस वानर के विशाल शरीर से एक प्रागैतिहासिक जीव प्रीहिस्टोरिक बीस्ट की आभा निकल रही थी। यान शोर्जे का चेहरा उस वानर को पहचानते ही नाटकीय रूप से बदल गया। टाइटन स्नो डेमन। हाँ, ये बर्फ जैसा सफ़ेद वानर एक टाइटन स्नो डेमन एप था, एक सोल बीस्ट जिसमें टाइटन और आइस गॉड दोनों का रक्तवंश ब्लड लाइन था। शक्ति के मामले में ये टाइटन जायंट एप से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि टाइटन स्नो डेमन एप एक अल्टीमेट आइस प्राणी नहीं था, लेकिन इसकी पाले फ्रॉस्ट की शक्ति और इसके भयानक मजबूत शरीर ने इसे एक दुर्जेय उपस्थिति बना दिया था। एक्सट्रीम नॉर्थ में भी टाइटन स्नो डेमन एप्स एक शीर्ष प्रजाति थी। उनके नेता टाइटन स्नो डेमन किंग एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 राजाओं में से एक थे, जो अपार शक्ति के स्वामी थे। यान शोर्जे को उम्मीद नहीं थी कि आइस गॉड पैलेस के बाहर उन्हें टाइटन स्नो डेमन एप मार्शल सोल वाला कोई सोल मास्टर मिलेगा। आइस गॉड पैलेस के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। उन्हें और भी अधिक झकझोर देने वाली चीज़ उस व्यक्ति का सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन था, 6 काली और 3 लाल रिंग, एक डरावना संयोजन। ये व्यक्ति लू युआन था। चूंकि हाइबरडाउन प्रकट हो चुके थे, सूयू को अब व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लू युआन आइस गॉड पैलेस की रक्षा के लिए वापस लौट आए थे। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लू युआन के पास सोल बोन्स का पूरा सेट और मार्शल सोल के रूप में टाइटन स्नो डेमन एप था। उनकी सोल पावर रैंक 97 तक पहुंच गई थी, जो रैंक 98 से बस एक कदम दूर थी। वे वर्तमान में हाइबरडाउन और म्यूवू के बाद आइस गॉड पैलेस के तीसरे सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। यान शोर्जे वास्तव में भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण थे कि उनका सामना वर्तमान में आइस गॉड पैलेस की रखवाली करने वाले सबसे मजबूत व्यक्ति से हुआ। रैंक 97 होने के बावजूद शैन ज़ी जैसा कोई व्यक्ति भी अपनी पूरी ताकत के साथ शायद उन्हें हराने में सक्षम न हो पाए। लू युआन की डरावनी काया को देखते हुए यान शोर्जे ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति की शक्ति उनकी अपनी शक्ति से अधिक थी। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए यान शोर्जे ने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां बांधी अभिवादन स्वरूप और कहा, मैं यान शोर्जे हूँ, श्रेक अकेडमी के आंतरिक प्रांगण का डीन। व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। श्रेक अकेडमी। लू युआन की आकृति फड़फड़ाई और एक पल में उन्होंने 1000 मीटर की दूरी तय की। यान शोर्जे के ठीक सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रकट हुए। उनकी उग्र आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई, जिससे माँ शाओटाओ का चेहरा पीला पड़ गया। सामान्य रूप से गर्म मिजाज वाली माँ शाओटाओ ने इतनी भयानक आकृति के सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। श्रेक अकेडमी के डीन के रूप में तुम्हें आइस गॉड पैलेस में क्या काम है? इतना ही नहीं, तुम आइस गॉड पैलेस के प्रवेश द्वार पर हंगामा कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसके लिए तुम्हें सजा नहीं देंगे? यान शोर्जे द्वारा अपनी पहचान बताने के बावजूद लू युआन ने कोई नरमी नहीं दिखाई। जबकि श्रेक अकेडमी की प्रतिष्ठा का वजन कहीं और होता होगा, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो दोस्त, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था। आइस गॉड पैलेस बर्फ के तूफान के भीतर छिपा हुआ है और एक सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित है। मेरे पास बर्फ को अस्थायी रूप से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और मैं जानबूझकर मुसीबत पैदा नहीं कर रहा था। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आइस गॉड पैलेस की सहायता का अनुरोध करने आया हूँ।
यान शोजे ने एक सम्मानजनक मुद्रा बनाए रखी। शक्तिशाली लोगों के साथ व्यवहार में शिष्टाचार बनाए रखना श्रेक की परंपरा थी। श्रेक अकादमी, जिसे महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी कहा जाता है, उसे वास्तव में आइस गॉड पैलेस की मदद चाहिए। यान शोजे शांत रहे और समझाया, हर क्षेत्र के अपने विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ तक कि श्रेक अकादमी की भी अपनी सीमाएं हैं। मेरी शिष्या ईवल फायर से ग्रस्त है, जो एक परजीवी कीड़े की तरह है जिसे निकालना मुश्किल है। आइस गॉड पैलेस को बर्फ की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। मेरा मानना है कि आपके पास इस दुष्ट आग को ठीक करने का साधन है। यान शोजे ने सूक्ष्म रूप से उनकी चापलूसी की, लेकिन लू युआन इसे नहीं मान रहे थे। तो सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लू युआन ने उपहास किया। तुम समझते क्या हो खुद को? डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 90। मेरा आइस गॉड पैलेस वास्तव में बर्फ के मामले में असाधारण है और शायद, जैसा कि आपने कहा, यह आपकी शिष्या की दुष्ट आग ईवल फायर का मुकाबला कर सकता है। लेकिन हम आपकी मदद क्यों करें? क्या हम करीबी हैं? लू युआन का स्वर उदासीन था। क्या आइस गॉड पैलेस का श्रेक अकादमी के साथ कोई गहरा संबंध है? क्या हमारा कोई रिश्ता है? और आप चाहते हैं कि मैं आपकी शिष्या को बचाऊं? मैं ऐसा क्यों करूं? इसलिए कि यान शोजे का बड़ा नाम है। आप यहाँ बिना बुलाए आए हैं और काफ़ी निडर होकर आए हैं। लू युआन ने उन्हें विदा करने के लिए हाथ हिलाया। आइस गॉड पैलेस बाहरी लोगों के साथ मेलजोल पसंद नहीं करता था। कृपया प्रतीक्षा करें, श्रीमान, यान शोजे जल्दी से बोले, ये देखते हुए कि लू युआन उन्हें खारिज करने वाले थे। हम खाली हाथ नहीं आए हैं। जब तक आइस गॉड पैलेस मदद करने के लिए सहमत होता है, मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। उन्हें डर था कि लू युआन वास्तव में उन्हें वापस भेज सकते हैं। आइस गॉड पैलेस को आपके तुच्छ चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, लू युआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि आइस गॉड पैलेस को आपसे मिली इन मामूली चीज़ों की परवाह है? विरासत हेरिटेज के मामले में क्या आपकी श्रेक अकादमी हमारे आइस गॉड पैलेस से तुलना भी कर सकती है? हज़ारों वर्षों के इतिहास के साथ, आज महाद्वीप पर किसी भी शक्ति की नींव इतनी गहरी नहीं है। यहाँ खजाने प्रचुर मात्रा में हैं और हमारे पास शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमें आपके पास मौजूद उस छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है? कृपया मेरी बात सुनें। मैं इस बार जो लाया हूँ वह एक ड्रैगन पिल है, जिसमें एक महान ड्रैगन का सार एसेंस समाहित है, यान शोजे ने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे पता है कि आइस गॉड पैलेस हमेशा से एकांतप्रिय रहा है, बाहरी संपर्क का तिरस्कार करता है। आपके विशेषज्ञों को परेशान करना एक बड़ा अपराध है और उसके लिए मैं उपहार के रूप में ड्रैगन पिल की पेशकश करता हूँ, इस उम्मीद में कि आइस गॉड पैलेस मेरी शिष्या का इलाज करने में मदद कर सकता है। मैं सदैव आभारी रहूंगा। यान शोजे का मानना था कि ड्रैगन पिल का मूल्य लू युआन को प्रभावित करेगा। आखिरकार, ये श्रेक अकादमी की सबसे बेशकीमती चीज़ों में से एक थी। गोल्डन ट्री के अलावा, ड्रैगन पिल सबसे कीमती कलाकृतियों में से थी जिसे वे पेश कर सकते थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि माँ शाओटाओ में इतनी प्रबल क्षमता थी, शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम कि श्रेक अकादमी ये पेशकश करने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि म्यूएन भी ड्रैगन पिल की बदौलत अल्टीमेट डोलो स्तर तक पहुँच पाए थे। इसका मूल्य माप से परे था, यहाँ तक कि 1 लाख साल पुरानी सोलबोन भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। निश्चित रूप से, जब ड्रैगन पिल का उल्लेख किया गया तो लू युआन के चेहरे के भाव बदल गए और यान शोजे की ओर उनकी नज़र में आश्चर्य की एक चमक थी। ड्रैगन पिल जैसे खजाने को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि आइस गॉड पैलेस में भी। हालांकि आइस गॉड पैलेस में अभी भी ड्रैगन पिल से अधिक मूल्यवान वस्तुएं थीं, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे लू युआन नज़रअंदाज कर सकें। मुझे लगा कि आप यहाँ सिर्फ हमारा समय बर्बाद करने आए हैं, लेकिन लगता है कि आप में कुछ ईमानदारी है, लू युआन ने शांत भाव से यान शोजे की ओर देखते हुए कहा। बेशक, श्रेक अकादमी ने हमेशा ईमानदारी को महत्व दिया है और हम यहाँ मदद मांगने के लिए वास्तविक सम्मान के साथ आए हैं, यान शोजे ने तुरंत जवाब दिया, सूक्ष्म रूप से श्रेक अकादमी को बढ़ावा देने का मौका देखते हुए। लेकिन लू युआन उदासीन रहे। ईमानदारी? श्रेक अकादमी केवल ताकत को महत्व देती थी। श्रेक के तौर तरीके हर कोई जानता था। वे सब इस खेल के मंझे हुए खिलाड़ी थे, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि लू युआन के मन में तिरस्कार था, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्त नहीं किया। या यूं कहें कि उन्हें उनका मजाक उड़ाने में कोई तुक नज़र नहीं आया। वे स्वभाव से दबंग, ठंडे और अलग थलग थे। वे श्रेक अकादमी को तुच्छ समझते थे लेकिन उसका उपहास करने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे, ये बस उनकी दिलचस्पी का विषय नहीं था। आप एक ड्रैगन पिल देने के लिए तैयार हैं तो कम से कम आप जानते हैं कि मदद कैसे मांगी जाती है। लेकिन मैं यह फैसला अकेले नहीं ले सकता, मुझे अनुमति लेनी होगी। 2 दिन बाद वापस आएं। लू युआन ने उदासीनता से इशारा किया। यान शोजे की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसे किसी और के अधिकार की आवश्यकता थी। यान शोजे के दृष्टिकोण से लू युआन एक अडिग पर्वत की तरह लग रहे थे, उनके हर आंदोलन में आकाश और पृथ्वी को हिला देने की शक्ति थी।
उनकी आभा अत्यधिक प्रभावी थी, जो यान शोर्जे की अपनी आभा से कहीं अधिक थी और संभवतः अपने चरम पर एल्डर शैन का मुकाबला कर सकती थी। यही कारण था कि यान शोर्जे इतने सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे। यदि उनका सामना इतने शक्तिशाली व्यक्ति से न हुआ होता तो वे इतने विनम्र नहीं होते। लेकिन अब ये व्यक्ति उनसे कह रहा था कि उसे अनुमति चाहिए। क्या इसका मतलब ये था कि आइस गॉड पैलेस में कोई इससे भी अधिक मजबूत व्यक्ति था? वह कौन हो सकता था? उनके शिक्षक जैसा कोई मजबूत? यान शोर्जे का सम्मान और भी गहरा हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आइस गॉड पैलेस की इतनी गहरी नींव थी। हालांकि बस इस तरह चले जाना। 1000 मील के भीतर का क्षेत्र एक बर्फीला निर्जन स्थान था। वे कहाँ रुकेंगे? यान शोर्जे बोले, ये पूछने की तैयारी करते हुए कि क्या वे अगले 2 दिनों तक आइस गॉड पैलेस के भीतर प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। बिना अनुमति के आइस गॉड पैलेस के अंदर किसी भी गैर बर्फ तत्व नॉन आइस एलिमेंट वाले व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं है। ये नियम है और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। आपको अब जाना चाहिए और 2 दिन बाद वापस आना चाहिए। इसके साथ ही लू युआन की आकृति फड़फड़ाई और उन्होंने सुरक्षा कवच बैरियर के अंदर कदम रखा, जो उनके प्रवेश करते ही बंद हो गया। केवल एक छोटा सा द्वार रह गया, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त था। यान शोर्जे और मा शाओटाओ बाहर खड़े रह गए, पूरी तरह से बाहर कर दिए गए। मा शाओटाओ गुस्से से कांप उठी, उसकी दुष्ट आग भड़क रही थी। वह आदमी कितना असभ्य है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। वे श्रेक अकेडमी से थे, फिर भी आइस गॉड पैलेस ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत की। उन्हें इस तरह बाहर छोड़ दिया। क्या मेहमानों के साथ व्यवहार करने का आइस गॉड पैलेस का यही तरीका था? लेकिन स्पष्ट रूप से मा शाओटाओ ज्यादा सोच रही थी। आइस गॉड पैलेस में उन्हें मेहमान भी नहीं माना जाता था। यान शोर्जे का चेहरा भी काला पड़ गया। श्रेक अकेडमी के आंतरिक प्रांगण के डीन और सी गॉड पवेलियन के सदस्य के रूप में वे जहां भी जाते थे श्रेक अकेडमी का प्रतिनिधित्व करते थे। एक सुपर डोलो के रूप में उनके पद के साथ कौन उनका अनादर करने की हिम्मत करेगा? उन्हें बाहर छोड़ना तो दूर की बात थी, लेकिन आइस गॉड पैलेस ने ठीक वैसा ही किया। सच तो यह है कि यान शोर्जे भी गुस्से में थे, लेकिन वे जानते थे कि यह गुस्सा दिखाने की जगह नहीं है। यह आइस गॉड पैलेस था, एक ऐसी जगह जो बॉडी सेक्ट के संप्रदाय नेता को भी बाहर फेंक सकती थी। श्रेक अकेडमी एक नाजुक स्थिति में थी क्योंकि एल्डर शैन घायल थे, जिससे अकादमी में उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति की कमी थी। इस समय आइस गॉड पैलेस के साथ झगड़ा मोल लेना बेहद मूर्खतापूर्ण होता, खासकर जब उन्हें अभी भी मा शाओटाओ की दुष्ट आग की समस्या के लिए इसकी मदद की जरूरत थी। यान शोर्जे केवल अपने गुस्से को दबा सकते थे। आइस गॉड पैलेस के अपने नियम हैं और हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। चलिए अभी के लिए वापस चलते हैं, यान शोर्जे ने मा शाओटाओ के कंधे को थपथपाते हुए कहा। परेशान होने के बावजूद मा शाओटाओ आइस गॉड पैलेस के महत्व को समझती थी। वह कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, उसे अपनी निराशा को निगलना पड़ा। लेकिन शिक्षक, यहाँ हजारों मील तक बर्फ और पाले के अलावा कुछ भी नहीं है, मा शाओटाओ ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर कहा। रहने की कोई जगह नहीं थी। हम बस हवा से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे और इंतजार करेंगे। हमारी सोल पावर के साथ थोड़ी ठंड कुछ भी नहीं है, यान शोर्जे ने सिर हिलाते हुए कहा। हम बस यही कर सकते हैं, मा शाओटाओ ने आह भरते हुए उत्तर दिया। जंगल में डेरा डालने की बात से वह नाखुश थी। एक दूसरे की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी सोल पावर सक्रिय की। मा शाओटाओ के पीछे उसके उग्र लाल पंख दिखाई दिए और दोनों आसमान में ओझल हो गए। इस बीच लू युआन मामले पर चर्चा करने के लिए आइस गॉड पैलेस लौट आए। आइस गॉड पैलेस के उच्च अधिकारियों में मुख्य रूप से पुजारी, प्रीस्ट्स और संरक्षक गार्डियंस शामिल थे। 9 लोगों का एक समूह जिसे 9 गार्डियंस ऑफ द आइस गॉड पैलेस के रूप में जाना जाता था। उनमें से सबसे मजबूत प्रथम संरक्षक म्यूवू थे, जो अपने आइस रिवर बैक्सिया मार्शल सोल के साथ हाफ स्टेप अल्टीमेट डोलो स्तर तक पहुंच गए थे, जिससे वे एक दुर्जेय शक्ति बन गए थे। एक भव्य हॉल के भीतर कई आकृतियां एकत्रित हुईं। हॉल के केंद्र में एक ऊंचा मंच था, जो पूरी तरह से सफेद था और तीव्र ठंड बिखेर रहा था। उसके ऊपर एक बर्फ नीला स्क्रॉल लटका हुआ था, जो एक शक्तिशाली, आश्चर्यजनक ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। लू युआन मंच के नीचे हाथ पीछे बांधकर खड़े थे। 9 संरक्षकों में से प्रत्येक के पास रक्षा करने के लिए अपनी वस्तुएं थीं। बर्फ के देवता आइस गॉड की पहली पीढ़ी से मिली विरासत, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण शक्तियां थीं। यही उनके संरक्षक गार्डियन शीर्षक का मूल था। ऊपर वाला स्क्रॉल लू युआन की देखरेख में था। पुराने लू, तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया? सफेद लबादा पहने एक लंबे व्यक्ति ने पूछा, जिस पर आइस गॉड पैलेस का स्नोफ्लेक प्रतीक अंकित था। उसके लंबे सफेद बाल उसकी कमर तक लटके थे और उसके लबादे पर एक विशाल बर्फ नीला धनुष बोप बना हुआ था। उसका व्यवहार लू युआन की तुलना में अधिक सौम्य था, लेकिन वह वैसी ही विशिष्ट ठंडक बिखेर रहा था। हाँ, नन्हे युआन, हम सभी अपने पदों की रखवाली में व्यस्त हैं। ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हें हम सबको यहाँ बुलाना पड़ा? एक महिला ने कहा, जो 50 की उम्र की लग रही थी।
हालांकि वह 100 साल से अधिक की थी। वरिष्ठता के मामले में वह लू युआन और यहाँ तक कि म्यू वू से भी ऊपर थी और उनके बीच अत्यधिक सम्मान की पात्र थी। लगता है सब आ गए हैं, लू युआन ने हॉल में एकत्रित लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनका व्यवहार काफी नर्म हो गया था, जो उस डरावनी आभा के बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने पहले यान शोजे को दिखाई थी। आइस गॉड पैलेस के 9 संरक्षक एक परिवार की तरह करीब थे। म्यूवू निर्विवाद नेता थे, जबकि तीसरी संरक्षक सियो कियानचेंग, हालांकि म्यूवू से उम्र में बड़ी थीं, लेकिन सभी उनका सम्मान करते थे, जिससे उन्हें बड़ी बहन सियो का प्यार भरा संबोधन मिला था। आइस गॉड पैलेस के 9 संरक्षक इस प्रकार थे। म्यूवू प्रथम संरक्षक, हाफ स्टेप अल्टीमेट डोलो, मार्शल सोल, आइस रिवर बैक्सियर उनमें सबसे मजबूत। लू युआन द्वितीय संरक्षक, लेवल 97, मार्शल सोल, टाइटन स्नो डेमन एप, युद्ध शक्ति में म्यूवू के बाद दूसरे स्थान पर। सियो कियानचेंग तृतीय संरक्षक, लेवल 97, मार्शल सोल, हेवनली हार्ट आइस वाइन, एक शक्तिशाली कंट्रोल टाइप महिला सुपर डोलो और उनमें सबसे बुजुर्ग। शुई लिंगवैंग चतुर्थ संरक्षक, लेवल 97, मार्शल सोल, आइस फीनिक्स, एक युवा महिला सुपर डोलो जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। फंग जू पंचम संरक्षक, लेवल 97, मार्शल सोल, स्नो गॉड बो, एक शक्तिशाली लॉन्ग रेंज सुपर डोलो। लैन जूलोक षष्ठ संरक्षक, लेवल 96, मार्शल सोल, अलूजन आइस बटरफ्लाई, एक कंट्रोल टाइप सुपर डोलो। लिनकई सप्तम संरक्षक, लेवल 96, मार्शल सोल, डेथ आइस साइड, मजबूत आक्रामक शक्ति वाला एक सुपर डोलो। लुओ यी अष्टम संरक्षक, लेवल 96, मार्शल सोल, स्नो लेपर्ड किंग, एक स्पीड टाइप सुपर डोलो। बिंग किंग नवम संरक्षक, लेवल 96, मार्शल सोल, स्नो लोटस, एक सपोर्ट टाइप सुपर डोलो। एक लेवल 98 संरक्षक, 4 लेवल 97 संरक्षक और 4 लेवल 96 संरक्षकों का ये दुर्जेय लाइनअप एक ऐसी नींव बनाता था जिसका मुकाबला महाद्वीप पर कोई अन्य मानव शक्ति नहीं कर सकती थी। आइस गॉड पैलेस दुनिया से अलग रहने की हिम्मत क्यों करता था? क्योंकि ताकत ही अंतिम सहारा है। हालांकि आइस गॉड पैलेस किसी भी अकेली शक्ति का मुकाबला कर सकता था, लेकिन वे अजेय नहीं थे। यदि कई शक्तियां एकजुट हो जाएं, तो यह अभी भी एक चुनौती होगी। और ऊपर हमेशा डिवाइन रेल्म, ईश्वरीय क्षेत्र था। यहाँ तक कि शक्तिशाली आइस गॉड पैलेस भी डिवाइन रेल्म की तुलना में फीका पड़ जाता था। सू यू, एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते, किसी भी दुश्मन को कुचलने के लिए अत्यधिक शक्ति का उपयोग करने से पहले चुपचाप विकसित होना पसंद करता था। बहन सियो, मैंने एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए सभी को इकट्ठा किया है, लू युआन ने सम्मानपूर्वक कहा। ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है? चतुर्थ संरक्षक शुई लिंगवैंग ने पूछा, जो अपनी सुंदरता और सुंदर व्यवहार के लिए जानी जाती थी। बहन लिंगवैंग, चिंता न करें, मुझे समझाने दें, लू युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज खुद को श्रेक अकेडमी का डीन बताने वाला कोई व्यक्ति यहाँ आया था, जिसने अपनी शिष्या से दुष्ट आग को हटाने के लिए हमारी मदद का अनुरोध किया था। बस इतनी सी बात। सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति फंग जू ने उपहास किया। बस उसे वापस भेज दो। श्रेक अकेडमी के डीन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। पुराने फंग सही कह रहे हैं, ये सिर्फ श्रेक अकेडमी है। हमारे पास उनके साथ परेशान होने का कोई कारण नहीं है। हम उनके करीब नहीं हैं।